नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हमें शुरू करनी है प्रश्नावली 1.2 जो कि आधारित है इस प्रमेय पर। तो इस पहले प्रमेय को जानेंगे जिसमें अपरिमेयता सिद्ध करनी है। अपरिमेयता सिद्ध करनी है, ठीक है। अपरिमेयता, ठीक है। तो जैसे करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इन्हीं की अपरिमेयता को सिद्ध करना है, ठीक है। और सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। और इस प्रमेय के प्रयोग करने के लिए अच्छा, इनको सिद्ध किस तरीके से किया जाएगा जान लीजिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधोक्ति यानी विरोधाभास। जो आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए, आप उसका उल्टा मान लेंगे। कहेगा अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप मान लेंगे परिमेय है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय मानकर हल करेंगे। बाद में वो परिमेय नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। आपकी कल्पना गलत हो जाएगी। तो अभी सिद्ध करना हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, ये जो आपके सामने एक प्रमेय लिखा है, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करे, ए स्क्वायर को क्या करे? विभाजित करे, तो यह है P जो है A को भी विभाजित करेगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2 का वर्ग छोड़ देते हैं, आप मान लीजिए 9 का वर्ग। 9 का वर्ग 3 से कट जाएगा, तो 3 9 को भी विभाजित कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? देख लीजिए, यहां 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 बार में संख्या कट जाएगी 81। तो अगर 3 ए स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय कहती है, ठीक है। तो इस प्रमेय को आप इतना ही जानिए, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आपके सिद्ध करने के लिए नहीं है, ठीक है। बस इतना जानते रहिए कि अगर कोई पी अभाज्य संख्या है, पी एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर यह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस मूल संख्या को भी विभाजित करेगी। यही आपकी क्या है? प्रमेय है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नावली में आते हैं। चलिए, और बता दिया गया है इस प्रश्नावली में क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेयता। और किस नियम से सिद्ध करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यानी विरोधाभास से, ठीक है। विरोधाभास से नहीं, विरोधोक्ति मेथड से। विरोधोक्ति हिंदी में बोलेंगे, विरोधाभास तो दूसरी बात हो जाती है। तो विरोधोक्ति से सिद्ध करना है यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, प्रश्नावली आपकी है 1.2। प्रश्नावली है 1.2, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला सवाल लिखा है, देख लीजिए सवाल, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। चलिए, तो किस मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यानी विरोधोक्ति विधि से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसका उल्टा मानेंगे। करड़ी में 5 को कह रहा है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे क्या? परिमेय संख्या है। तो हल देखिए इसका। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे अभाज्य क्या कहते हैं? इसे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में यानी P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, माना करड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अर्थात करड़ी में 5 बराबर P बटे Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं या सह अभाज्य पूर्णांक है, लिख सकते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक है तो वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी P और Q में अभाज्य, अगर यह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें कॉमन संख्या कौन होगी? कॉमन संख्या होगी 1। क्या होगी? 1। 1 के अलावा कोई भी जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा।
मैं पूछूं यहाँ पे P और Q, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 और आपके सामने लिख दिया जाए 9, अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो आपको मिल जाएगा 2 गुणे 5 मिलेगा, और यह मिलेगा 3 गुणे 3। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आता है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एचसीएफ यहां पर 1 है तो यह दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं, यानी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको 1 भी नहीं मिल रहा है, 1 के अतिरिक्त कोई भी आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो यह दोनों कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, तो P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका जो क्या होगा, गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्डिंग 5 का वर्ग करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, 5, और P का स्क्वायर हो जाएगा बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या करके लिख सकते हैं, इसके बटे 1 लिखा जा सकता है, तो 1 का P स्क्वायर में गुणा करिए तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, समीकरण नंबर यह बना लीजिए 1। ठीक है, अब अगर बात करें P स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आ रहा है क्या, यानी 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा। जैसे मैं अगर लिख दूं 10 तो 10 को लिख सकता हूं 2 गुणे 5। अब 10 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, 2 जो है 10 को विभाजित करेगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं 2 10 को विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं यहां पे अर्थात 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, 5 P स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। और अभी आपने प्रमेय देखी कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करती है। चलिए, देन 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसी को या करके लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, अब अगर मैं कहूं 10 जो है 10 को 2 विभाजित करेगा, यानी 2 10 को विभाजित करेगा तो 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 पच्चे 10 आएगा। अगर मैं कह रहा हूं P जो 5 है P को विभाजित करेगा तो इसे मैं लिख सकता हूं देन करके P बटे 5, यानी जैसे 10 को 2 विभाजित कर रहा तो 10 बटे 2 लिख दिया। इसी प्रकार 5 P को विभाजित कर रहा तो 5 P बटे क्या लिख दिया, 5। ठीक है, 2 कर रहा था 10 को विभाजित तो 10 बटे 2, 5 कर रहा P को विभाजित तो P बटे 5। कुछ ना कुछ कटने पर आएगा, जैसे यहां कटने पर क्या आया, 5। अब यहां पे यह संख्यात्मक मान नहीं है तो यहां पे कटने के बाद मान लेते हैं क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। मान लेते हैं कितना आ गया, यम। देन P बराबर हमको मिल जाएगा 5 यम। P बराबर यहां पे देखिए P हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं तो P का 1 में गुणा होगा तो P, और वहां पे 5 में यम का गुणा होगा तो 5 यम। ठीक है, यह हो जाएगा आपका। तो अब यही P का मान जो आया है, किसका मान जो आया है, P का मान जो आया है 5 यम, यही समीकरण 1 में रख दीजिए। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए, देखिए P स्क्वायर है तो P स्क्वायर माने 5 यम का होल वर्ग हो जाएगा। P की जगह पे 5 यम रखेंगे और उसका होल वर्ग हो जाएगा क्योंकि P का स्क्वायर है, और यहां पे है 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। तो अब देखिए कुछ कटने उठने लायक है तो काटिए, अगर कुछ कटने लायक है तो यहां हो जाएगा 5 25 यम स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, तो यह कट जाएगा तो 5 25, तो यानी Q स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 5 यम स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर, यानी कि आप देख रहे हैं फिर से यही चीज ऐसी ही जैसे यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर आई थी, उसी प्रकार यहाँ पे आ रही Q स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर। यानी जो 5 है वह किसको विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को। लिख सकते हैं अर्थात 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। देन 5 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देन हम क्या लिख सकते हैं, अब
कुछ नहीं लिखना है, अब नहीं लिखना है, बस यहीं तक, ठीक है। तो 5 p को भी विभाजित करता है। अब बताइए अगर यह p और q सहअभाज्य संख्याएं थी तो क्या इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई आना चाहिए? नहीं। अब देखिए 5 p को भी काट रहा है और 5 यहाँ पे q को विभाजित करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? q। देखिए यहाँ पे q रहेगा, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, देन q को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 p को भी काट रहा है, यानी 5 q को भी काट रहा है, यानी 5 क्या है? 5 इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर आपसे मैं कहूं 2 10 को भी काटता है और 16 को भी काटता है, यानी 10 और 16 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो p को भी 5 काट रहा है, q को भी 5 काट रहा है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लिखेंगे यहां पे अर्थात, या लिख सकते हैं स्पष्ट है कि p व q का एक गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना के विपरीत क्यों है? स्पष्ट है कि p व q का एक गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 आना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां पे उभयनिष्ठ लिखना है। देख लीजिए मैं बोल दे रहा हूं, यहां उभयनिष्ठ लिखना है। क्या लिखना है? उभयनिष्ठ। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि होना चाहिए था 1, अभाज्य सहअभाज्य संख्या है तो उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा हो जा रहा 5, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या, हमारी कल्पना क्या है? गलत है, यानी कि हमारी कल्पना की विपरीत है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रूव्ड दैट। ये हो गया पहला सवाल। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा। तो माना, पहले मानेंगे विपरीत, जो दिया है उसके विपरीत मानना है। करड़ी में 5, और कौन सी विधि कहेंगे? इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहेंगे, ठीक है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 अगर एक परिमेय संख्या होगी, तो मैं इसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं, जहां पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और यह सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कट चुका होगा अगर ये परिमेय होगा, ठीक है। मतलब कि अगर यह p बटे q के रूप में लिखा जाए, जैसे मैं लिखूं 2/10, तो मैं इसे काट कर 1/5 लिख दूंगा, यानी p का मेन मान 1 हो जाएगा और q का मेन मान q का 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो होगा p और q कैसी संख्याएं मिलेंगी? परिमेय में सहअभाज्य पूर्णांक मिलते हैं। सहअभाज्य क्या मिलते हैं? पूर्णांक मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, करड़ी हट जाएगी, यहाँ पे p² बटे q² हो जाएगा। ये यहाँ पे या करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो p² बराबर 5q², समीकरण 1 बना लीजिए, अर्थात p² को विभाजित करता है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, यानी p² के गुणनखंड में शामिल है 5, इसलिए 5p² को विभाजित करेगा। प्रमेय से 5p को विभाजित करेगा, और हम अगर यह कह रहे हैं कि p को भी 5 विभाजित करता है, यानी p बटे 5 कटने पर कुछ आएगा, मान लेते हैं यम आएगा, उसके बटे 1 लिख देते हैं, p का 1 में गुणा कर लेंगे, और इस तरह से हम p बराबर 5m प्राप्त कर लेंगे। अब यही p बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? अंततः q² बराबर 5m², यानी 5 जो है q² के भी गुणनखंड में आ रहा है, यानी q² को भी काटेगा, यानी 5q को भी विभाजित करेगा। स्पष्ट है कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। आसान है, याद रख लीजिएगा, 2 नंबर का एक सवाल आता है बोर्ड में, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, तो अब देखिए अगला सवाल, इसको आप उतार लिए होंगे। सवाल नंबर 2 लिखा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह तो और आसान हो जाता है, देखिए कैसे, यह और छोटा हो जाएगा।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी पहले बातें जानिए कुछ। जैसे अगर मैं परिमेय प्लस परिमेय लिखूं तो यह जो आएगा फिर परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, अब परिमेय प्लस अपरिमेय लिखूं तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब और देखिए, माइनस भी, चिन्ह प्लस हो यहां माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। अगर परिमेय का गुणा अपरिमेय में कर दूं, अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, अगर मैं गुणा करूं अपरिमेय का अपरिमेय में, तो यह दोनों संभावना बन सकती है कि अपरिमेय भी हो जाए या फिर परिमेय भी बन सकता है। अब परिमेय का गुणा करूं परिमेय में, गुणे के साथ साथ आप एक चिन्ह और याद रखेंगे, भाग भी हो सकता है। ठीक है, तो गुणा हो या भाग हो, परिमेय और गुणे परिमेय। ठीक है, और यहां पे भी भाग हो सकती है, याद रखेंगे, भाग भी, चाहे गुणा या हो चाहे भाग हो। ठीक, तो यहां पे भी क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय। उदाहरण से समझेंगे आप लोग, देख लीजिए। तो उदाहरण से, इसका उदाहरण देखिए, जैसे परिमेय और परिमेय जोड़ेंगे, मान लेते हैं 1 और 2 परिमेय संख्या है, जुड़ेगा 3, कैसी संख्या प्राप्त हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय जोड़ना या घटाना है, तो आइए देख लेते हैं। तो परिमेय जैसे 1 हो गया और यहाँ पे करड़ी में 2 अगर मैं लिख दूं तो अपरिमेय, तो यह पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल या भागफल, मतलब कि भाग दी जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लें और करड़ी में 3, यह हो गया 2 परिमेय गुणे अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे भी यह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय। भाग रहेगी तो भी तो अपरिमेय हो जाएगी, जैसे 2 बटा करड़ी में 3, यह भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय। अगला देखिएगा, अपरिमेय गुणे परिमेय, अपरिमेय गुणे अपरिमेय। जैसे मैंने लिख दिया करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, आ जाएगा करड़ी में 6, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही मैं लिख दूं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो यह 2 आ जाएगा, जो कि अपरिमेय अपरिमेय का गुणनफल परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। इसी प्रकार परिमेय और परिमेय, परिमेय और परिमेय का हमेशा गुणनफल और जो होता है भाग जो होती है वह हमेशा परिमेय ही रहती है। क्या रहती है? परिमेय ही रहती है। जैसे 2 बटा 3, ठीक है, तो भाग हो गया। गुणे में देख लीजिए, यह परिमेय संख्या है 2 बटा 3, और गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 6 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, यह सभी आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो गुणे भी, भाग भी, गुणे भी, भाग भी, गुणे भी, भाग भी। ठीक है, तो आइए सवाल पे चले आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाते हैं? अपरिमेय बनाते हैं। तो ये तो सही लिखा है, लेकिन सिद्ध करना है तो इसे भी उसी विरोधोक्ति मेथड से, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है देखिएगा, तो मान लेंगे पहले इसको, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात 3 प्लस 2 करड़ी में 5, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सेम टू सेम बात यहां पे उतारनी है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, चलिए, सह अभाज्य पूर्णांक है। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। देन 3 प्लस, यहां पे 1 मिनट, अब ना पक्षांतर कर लीजिए, केवल अपरिमेय वाला हिस्सा एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए। तो अपरिमेय वाला हिस्सा मेनली आपको दिख कौन रहा? करड़ी में 5। तो पहले तो इसको फेंकिए उधर, तो यहां बचेगा 2 करड़ी में 5 P बटे Q माइनस 3। ठीक है, अब या करके लिख सकते हैं या देन करके लिख सकते हैं। यहां पे देखिए करड़ी में 5 क्या हो जाएगा? करड़ी में 5, यह 2 यहां गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यह देखिए, अच्छा पहले इसको हल कर लेते हैं एक लाइन और फिर लिखते हैं।
तो P और यहाँ पे गुणा करेंगे 3 में Q का, तो 3Q बटे कितना हो जाएगा, अच्छा बटे यहाँ पे हो जाएगा Q, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, ठीक है। देन 2 करड़े में 5, अच्छा अब 2 हटा लीजिए, अब 2 का यहाँ पे भाग कर लीजिए, तो P माइनस 3Q यहां से जाएगा, यहां पे गुणा हो जाएगा 3Q, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो यह क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक है P और Q। तो और P और Q अगर पूर्णांक हैं तो और पूर्णांकों का ही आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाए तो एक आपको क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या मिल जाती है, यानी कि यह वाला भाग एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि P माइनस 3Q बटे 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह पहले से सिद्ध है। जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, यह भी एक यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या, यानी यह वाला हिस्सा परिमेय है और यह अपरिमेय है, तो क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना, या कल्पना लिख सकते हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5, यहां पे अर्थात कर लीजिएगा, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड दैट, ठीक है। देख लीजिए इसको भी, तो पहले मान लेंगे कि परिमेय संख्या है तो उसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। P और Q क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे हल करिए, अपरिमेय वाला हिस्सा एक तरफ बचाइए, बाकी आपको आ गया P माइनस 3Q बटे 3Q, जो कि एक कैसा संख्या होगी, परिमेय, क्योंकि सब पूर्णांक हैं, पूर्णांकों का ही आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कतई नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि यहां से यह दिख रहा परिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है या हमारी परिकल्पना के विपरीत है, ठीक है। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां पे देखिएगा, अर्थात हमारी, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगी फिर यह, तो फिर यह अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप उतार लीजिए। फिर हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। तो देखिएगा आप तीसरा सवाल नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आप तीसरे सवाल पे हम आ जाते हैं। तीसरे सवाल में भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी प्रकार के सवाल हैं, देखिएगा। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अपरिमेय है, ठीक है। तो पहला देखिए 1/2 दूसरा सवाल लिखा है 7/5। तीसरा सवाल लिखा है 6+2। तो आइए इसमें से एक आध सवाल तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग लगा लेंगे। तो पहले सवाल पर आते हैं। तो पहला हल, सब कुछ वही लाइन याद रखना है। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/2 बराबर
P बटा Q, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, देखिए अगर यहां पे यह अर्थात है, अच्छा यहां पे देखिए अगर मैं इसे पलट दूं तो यह करड़ी में 2 बन जाएगा, करड़ी में 2 बटे एक नहीं लिखेंगे, इसको भी पलटना पड़ेगा Q बटे P। अब बताइए पूर्णांकों को ही पलट देने पर पूर्णांकों का ही अनुपात मिलेगा फिर से, तो यह फिर से एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर अपवादिक रूप से 1/0 छोड़ दिया जाए, बटे 0 वाला, तो ये यहाँ पे हटा लेंगे इसको, लेकिन आपको जो मिलेगा अगर मैं ये यहाँ पे लिख दूं 2/3, इसको पलटूंगा 3/2, तो यह कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी पूर्णांकों का यह अनुपात। अच्छा यह पहले से ही तो मालूम है ना कि Q यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं हटाता हूं, जो होता है यहाँ पे Q 0 नहीं होता, Q 0 नहीं होता, यह मालूम है। तो अब यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, तो इनको पलटने से जो पूर्णांकों का अनुपात फिर से बनेगा वह भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका जो कल्पना है वह गलत है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर, अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, लिखेंगे चूंकि यहां Q बटे P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है कि 1/, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना गलत है। अतः 1/, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए आसानी से प्रूव्ड हो गया, फास्ट भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी लगातार लगाते रहेंगे तो आसानी से लगता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ठीक है, उतारने की जरूरत वैसे है नहीं, आप समझ चुके हैं। दूसरे सवाल को भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए इसमें समझाने की जरूरत भी कोई नहीं है, आपको पहले वाला ही सवाल जो है उसी तरह का दिख रहा है। इसी प्रकार से यह दोनों सवाल भी आगे के हैं। देखिए तो दूसरा सवाल क्या है? 7 करड़ी में 5। ठीक है, तो मान लेंगे इसको, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? P बटे Q के, अर्थात 7 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां P व Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। चलिए अगर यह सहअभाज्य पूर्णांक है देन इसे क्या लिखा जा सकता है? अब यहां पे देखिए 7 गुणे में है, यहां जाएगा भाग में, यानी किसके साथ गुणे हो जाएगा? Q के साथ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर P बटे 7Q। अब बताइए पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा हुआ तो पूर्णांक ही आएगा, फिर से पूर्णांकों का अनुपात आ गया, और यह क्या होगा? परिमेय संख्या, और यह क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका मतलब है चूंकि यहां P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह बराबर नहीं हो सकते, सीधे लिख सकते हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः
7 करड़ी में 5, 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, आसान है, कुछ नहीं करना। यहां बराबर यह दोनों नहीं हो सकते, दोनों पक्ष बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कतई बराबर नहीं हो सकते। इसलिए आपका एक परिमेय मिल रहा है, एक अपरिमेय मिल रहा है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत हो रही है। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहां पे अपरिमेय लिखना, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देख लीजिए, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, आइए। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करे होंगे तो कर लीजिएगा। देखिए, मैं मिटा देता हूं इसे। कुछ 2 लाइन तो शुरू में याद करनी। माना परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा देखिए, मैं केवल समझा देता हूं, 6 प्लस करड़ी में 2, अगर यह परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है? धनात्मक, क्या कहेंगे, सॉरी, जहां पर P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। देखिए, अब मैं केवल अपरिमेय वाला हिस्सा एक तरफ रखूंगा, बाकी को उधर फेंक दूंगा। तो P बटा Q माइनस कितना हो जाएगा? 6, इधर से जाएगा तो 6 करड़ी में 2, और यहाँ पे P, अब यहाँ पे Q का गुणा कर दीजिए तो P माइनस 6Q बटे Q। अब यह बताइए आपका कैसा हिस्सा हो गया? परिमेय हिस्सा हो गया, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो क्या आता है? परिमेय संख्या ही आती है। और यह क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय कतई बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है? यह परिमेय मानना गलत है। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ही सवालों को आप करिएगा। जैसे एक सवाल और लिख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। करड़ी में 7 सिद्ध करना है। करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार लिखिए, करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और लिखिएगा 7 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और लिखिएगा 9 प्लस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक और लिख लीजिए, 1 बटा करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इतने सवालों को और जो आपके किताब के सवाल हैं हल कर लेंगे तो बोर्ड में इनमें से एक आध सवाल जरूर फंस जाएगा, तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा जो पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, यह समाप्त हुआ। इसमें 2 ही प्रश्नावली है, नई जो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।